हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक और आप सभी को इस वीडियो में पर्यावरण के जो वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं हैं उन पर आधारित 12 ऐसी परियोजनाओं में जो कि आपके एग्जाम से संबंधित हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाएगा और इनसे संबंधित जो विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं मैक्सिमम प्रश्न को यहाँ पर कवर किए जाएंगे। सब वन लाइनर प्रश्न रहेंगे जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जैसे कि यूपीएससी लेवल तक के जो एग्जाम्स होते हैं जिसमें आपके इन्वायरमेंट से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद ये आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगा, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और फटाफट बिना आपका समय गंवाए हुए हम स्टार्ट करेंगे। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए, पर्यावरण में जो जैव विविधताएं हैं उनको बचाने के लिए तथा पर्यावरण को बचाने के लिए, संतुलन बनाए रखने के लिए वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं समय समय पर चलाई गई। जैसे कि पहली परियोजना आपकी है बाघ परियोजना, इसको आप कह सकते हैं टाइगर प्रोजेक्ट। ठीक है, तो बाघ संरक्षण परियोजना अर्थात टाइगर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है उसके अंतर्गत प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया। इसको आप बाघ बचाओ परियोजना के नाम से भी जान सकते हैं। इसकी शुरुआत 7 अप्रैल 1973 को की गई और बाघ परियोजना जो था इसका लक्ष्य था भारत में बाघों की जो गिरती हुई संख्या है उसको रोकना तथा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है, पारिस्थितिकी संतुलन, उसको बनाए रखने के लिए उनकी जनसंख्या में वृद्धि करना। ये इसका क्या था, लक्ष्य था। अगर सरकारी आंकड़ों से देखें तो 2006 में कुल 1411 बाघ थे और धीरे धीरे बाघों की संख्या घटती गई क्योंकि बाघों के शिकार होने लगे थे। और अखिल भारतीय बाघ रिपोर्ट 2018 के अनुसार जब ये परियोजना चलाई गई उसके बाद ये जो है अब बाघों की संख्या में कुछ बढ़ोतरी हुई है जो कि अब 2967 है 2018 की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, दूसरी परियोजना है आपकी एक्शन टाइगर्स योजना। एक्शन टाइगर्स योजना जो है वो इसी योजना से संबंधित है, बाघ परियोजना से। ठीक है, इसमें अगर एक्शन टाइगर्स परियोजना की बात करें तो बाघों के जो अस्तित्व है उसको बचाने के लिए पूरे विश्व के कई वन्य जीव संगठन एक्शन टाइगर संबंधित योजना की शुरुआत की है। मतलब बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर वन्य जीव संगठन ने इस टाइगर्स प्रोजेक्ट को लागू किया और इसकी शुरुआत की। ये इसी के अंतर्गत बाघ परियोजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना के तहत बहुत सारे अभ्यारण्य बनाए गए। अब जो ये अभ्यारण्य बनाए गए थे यहाँ टाइगर्स को संरक्षित करने का काम किया गया। प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो इसी से संबंधित है। ठीक है, तो दूसरी एक्शन टाइगर्स योजना थी। अब हम बढ़ते हैं तीसरी परियोजना की तरफ। तीसरी परियोजना है गिद्ध संरक्षण परियोजना। इसे आप गिद्ध संरक्षण प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं, मतलब वल्चर कंजर्वेशनल प्रोजेक्ट। ठीक है, इसके अंतर्गत जो है वो गिद्धों के कंजर्वेशन तथा उनकी जनसंख्या में वृद्धि के लिए कार्य किया गया। प्रोजेक्ट पर अगर हम बात करें तो इस पर जो MOU है, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इस पर जो हस्ताक्षर हुए थे वो 2006 में हुए थे, अर्थात इस प्रोजेक्ट को 2006 से लागू किया गया। हरियाणा वन विभाग तथा BNHS मतलब बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के बीच यह जो MOU है इस पर हस्ताक्षर हुआ था। इसके अंतर्गत सेव कार्यक्रम के तहत, सेव मतलब सेविंग एशियाज वल्चर्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन, ये सेव जो कार्यक्रम चलाया गया इसके अंतर्गत इसके तहत 30,000 वर्ग किलोमीटर के सुरक्षित क्षेत्र जो कि हानिकारक दवाओं से मुक्त हो। होता क्या था कि जो पशु होते थे उनको डाइक्लोफेनेक नामक दवाओं का इंजेक्शन दिया जाता था। इनके दवाओं से जो गिद्ध हैं जब इनके मृत शरीर को या फिर जीवित शरीर का शिकार होने पर जब इनका सेवन करते थे गिद्ध, तो गिद्ध इसी वजह से उनकी डेथ हो जाती थी। तो सेव कार्यक्रम के तहत 30,000 वर्ग किलोमीटर के सुरक्षित क्षेत्र में जो हानिकारक दवाओं से मुक्त हो में गिद्धों को संरक्षित किया गया। इसके कारण पशुओं को दी जाने वाली दवा डाइक्लोफेनेक पर प्रतिबंध लगा दिया गया जिसके कारण गिद्धों की मौत हो रही थी। तत्पश्चात गिद्धों की
मौत में कुछ कमी दर्ज की गई। उसके बाद आता है गिर सिंह परियोजना। चौथी परियोजना है गिर सिंह परियोजना। यह आप इसको गिर लायन प्रोजेक्ट भी कह सकते हैं, जो कि अब गिर नेशनल पार्क नाम रखा गया है। तो गिर सिंह परियोजना के तहत गिर उद्यान जो था उसको 1973 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, जिसे आप गिर नेशनल पार्क कहते हैं। गुजरात के जूनागढ़ जिले में 1412 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित यह उद्यान एकमात्र ऐसा उद्यान है जहां पर शेर पाए जाते हैं भारत में। यहाँ पर एशियन लॉयंस की संख्या सबसे अधिक मानी जाती है, इसलिए इसको एशियन सिंहों का लॉयंस का घर भी कहा जाता है। तो एशियन लॉयन का घर कौन सा है? गिर नेशनल पार्क। और यहाँ पर 500 से 600 के करीब लॉयन है, और ये 2015 के आंकड़े हैं। अगर अब आंकड़े आते हैं तो जरूर ही ज्यादा होंगे। अगर हम 5वें परियोजना की बात करें तो ये है हाथी परियोजना, एलिफेंट प्रोजेक्ट। एलिफेंट प्रोजेक्ट वर्तमान समय में 14 राज्यों में चलाया जा रहा है, और हाथियों की आबादी तथा उनके आवास स्थलों, मतलब इनकी जो जनसंख्या थी और पॉपुलेशन एंड जो इसका हैबिटेट था, मतलब जहां पर ये रहते थे, इनको संरक्षित करने के लिए पर्याप्त संख्या की आबादी वाले राज्यों, मतलब जहां पर हाथियों की ज्यादा आबादी थी, ऐसे राज्यों को में 1992 ईस्वी में गजतमे के नाम से इस परियोजना की शुरुआत की गई। तो हाथी परियोजना किस नाम से शुरू की गई थी? तो गजतमे नाम से शुरू की गई थी। परियोजना की शुरुआत 7 दिसंबर 1992 में हुई थी। कब हुई थी? 7 दिसंबर 1992 में। केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा 22 अक्टूबर 2010 को भारत में हाथियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए उसे राष्ट्रीय विरासत पशु, मतलब हाथी को नेशनल हेरिटेज एनिमल घोषित किया गया है। तो सरकार जो है इस पर काम कर रही है कि राष्ट्रीय हाथी संरक्षण प्राधिकरण, मतलब नेशनल एलिफेंट कंजर्वेशन एक्ट जो है उसका गठन करे। इस पर काम चल रहा है। तो जब ये एक्ट बन जाएगा तो इस पर सजा भी होगी अगर हाथियों पर किसी प्रकार का अत्याचार होता है या फिर उनकी हत्या की जाती है। देश में एशिया के 60%, मतलब 25,000 से भी ज्यादा हाथी हैं। एशिया में सबसे ज्यादा हाथी कहाँ है? तो वो भारत में है। अब आती है बात 6वें परियोजना की। तो ये हांगुल प्रोजेक्ट है। हांगुल क्या है? हांगुल जो है ये एक यूरोपीय रेंडियर प्रजाति का एक सरल स्वभाव वाला हिरण है। हांगुल क्या है? तो हांगुल एक हिरण है और ये यूरोपीय रेंडियर प्रजाति का है। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इसकी संख्या लगभग 5,000 थी, ठीक है। परंतु 1970 में ये घटकर अब कितने पे आ गई है? मात्र 150 पर आ गई है। यह अब केवल कहां पर है? कश्मीर के दाची गांव राष्ट्रीय उद्यान में यह स्थित है, और कहीं पर भी ये प्रजाति नहीं है। इस जीव को IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन फॉर नेचर, तो IUCN की जो रेड डाटा बुक है इसमें दर्ज किया गया है। IUCN की जो रेड डाटा बुक है इसमें ऐसे जीव जातियों को दर्ज किया जाता है जो विलुप्ति के कगार पर है। इंडेंजर्ड जो स्पीसीज हैं उनको रेड डाटा बुक में दर्जा दिया जाता है। तो हांगुल परियोजना का शुभारंभ कब किया गया? 1970 ईस्वी में। और इसके बाद जो है जो हांगुल हैं इनकी कुछ जनसंख्या में वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक है। तो चलते हैं 7th प्रोजेक्ट की तरफ। अब 7वां है कस्तूरी मृग परियोजना। कस्तूरी मृग परियोजना इंग्लिश में मस्क डियर प्रोजेक्ट आप इसको कहते हैं। तो कस्तूरी मृग परियोजना जो है इसको IUCN के सहयोग से, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन फॉर नेचर के सहयोग से यह परियोजना उत्तराखंड के केदारनाथ अभ्यारण्य में 1970 में शुरू की गई, ठीक है। तो यहाँ पर इस परियोजना के लिए हिमाचल प्रदेश का शिकारी देवी तथा उत्तराखंड का बद्रीनाथ अभ्यारण्य प्रसिद्ध माना जाता है। कस्तूरी मृग जो है इसके औषधीय गुण, सुगंध व इनकी विदेशी बाजारों में भारी कीमत होने के कारण बड़ी संख्या में इनका शिकार होता था, जिसके कारण यह विलुप्त होने के कगार पर पहुंच चुका है। अब आती है बात लाल पांडा परियोजना। रेड पांडा प्रोजेक्ट जो है यह सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश तथा दार्जिलिंग के
जंगलों में पाए जाने वाले इस जीव की संख्या दिन प्रतिदिन कम होती जाने के कारण WWF सन 1996 में तथा WWF के सहयोग से 1996 में पद्मजा नायडू हिमालयन जंतु पार्क में लाल पांडा परियोजना की शुरुआत की गई। तो ये परियोजना लाल पांडा परियोजना 1996 में शुरू हुई और कहां पर? पद्मजा नायडू हिमालयन जंतु पार्क में, और इस पार्क ने ही शुरू की थी। किसके सहयोग से? WWF के सहयोग से। लाल पांडा भारत के पूर्वी हिमालय क्षेत्र में 1500 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर पाया जाने वाला जीव है। यह अरुणाचल प्रदेश में कैट बियर के नाम से भी जाना जाता है। अगर अरुणाचल प्रदेश में बात करें तो इस जानवरों को बहुत मान्यता प्राप्त होती है। 9वां है कछुआ संरक्षण परियोजना, टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। तो कछुआ संरक्षण परियोजना इसलिए शुरू हुई थी कि एक प्रजाति है कछुए की, ओलिव रिडले। कौन सी? ओलिव रिडले। इस प्रजाति जो है ये कौन सी है? ये दक्षिण अमेरिकी कछुए की प्रजाति है। भारत में यह उड़ीसा के समुद्री तट पर पाया जाता है। भारत में उड़ीसा के समुद्री तट पर पाया जाता है। इसका उपयोग दवाओं के निर्माण में होने की वजह से इसका शिकार ज्यादा होने लगा, जिसके बाद इसकी संख्या बहुत घट गई। और इसकी घटती हुई संख्या को देखते हुए उड़ीसा सरकार ने इसके संरक्षण की योजना को 1975 में उड़ीसा के कटक जिले में भीतरकनिका अभयारण्य में किया। उड़ीसा का जो ये भीतरकनिका अभयारण्य है, ये यहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इस अभयारण्य में मैंग्रोव वन सबसे ज्यादा है और यहाँ पर इस कछुए का प्रजनन स्थल जो है वो है गहिरमाथा, जो नदियों के मुहाने, दो नदियां होती हैं, उनके मुहाने के बीच भीतरकनिका अभयारण्य में स्थित है। कौन सा? ये गहिरमाथा। यह 3 किलोमीटर लंबा और लगभग 350 मीटर चौड़ा द्वीप है। 10वां है राइनो प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत एक सींग वाले गैंडे का संरक्षण किया गया। एक सींग वाले गैंडे जो है वो केवल भारत में पाए जाते हैं। इनकी जो सींग होती है उसकी विदेशी बाजार में भारी कीमत होती है, क्योंकि इससे काम उत्तेजक दवाइयां बनाई जाती हैं। अवैध शिकार के कारण ही इनकी भी संख्या घटने लगी। अतः इनके संरक्षण के लिए 1987 में कौन सी परियोजना? गैंडा परियोजना आरंभ की गई। गैंडों का मुख्य वास स्थान असम का मानस अभयारण्य व काजीरंगा उद्यान तथा पश्चिम बंगाल का जालदापारा अभयारण्य है। 11वीं परियोजना है मगरमच्छ संरक्षण परियोजना, क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। यह परियोजना 1974 ईस्वी में आरंभ की गई, बनाई गई। इस परियोजना के तहत 1978 ईस्वी तक कुल 16 मगरमच्छ प्रजनन केंद्र स्थापित किए गए। मगरमच्छ अभयारण्य की सर्वाधिक संख्या कहाँ पे है? आंध्र प्रदेश में है। सारे पॉइंट्स आप नोट करते चलेंगे तो वो ज्यादा बेटर होगा। हैदराबाद में केंद्रीय मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना की गई। तो कहाँ पे स्थापना की गई? तो ये मगरमच्छ प्रजनन एवं प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद में इसकी स्थापना हुई। जैव विविधता तथा पर्यावरण के लिए मशहूर उड़ीसा का भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, इसको विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए चुना गया है। तो ये विश्व धरोहर सूची में है। देश के सबसे बड़े मैंग्रोव में उपस्थित इस राष्ट्रीय उद्यान में लवण युक्त पानी में रहने वाले मगरमच्छों की संख्या सर्वाधिक है। और इसी के तहत आता है मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के तहत नेक्स्ट भगवतपुर मगरमच्छ परियोजना। तो ये परियोजना जो है ये मगरमच्छ संरक्षण परियोजना के तहत ही आती है। इस परियोजना की शुरुआत 1970 ईस्वी में की गई थी, जिसका उद्देश्य क्या था कि खारे पानी के जो मगरमच्छ हैं इनकी संख्या में वृद्धि करना। खारे पानी की जो मगरमच्छ होते हैं उनकी संख्या में वृद्धि करना इसका लक्ष्य था। इसी के परिणाम नहीं प्राप्त हुए। जब ये परियोजना शुरुआत हुई तो इसके अपेक्षाकृत परिणाम
नहीं प्राप्त होने के कारण इसके तहत जो हर्पिटोलॉजी के विशेषज्ञ ने सुंदरबन के वन अधिकारियों को क्या किया, 1 वर्ष का क्षेत्रीय प्रशिक्षण दिया। तब जाके अंडों के संरक्षण में 30% की वृद्धि दर्ज की गई। पहले क्या होता था कि ये परियोजना के तहत जब काम शुरू हुआ तो अंडों के संरक्षण हो ही नहीं पाते थे। फिर जब इसके विशेषज्ञों द्वारा इनको प्रशिक्षण दिया गया तब जाके इस कार्य में वृद्धि हुई और ये वृद्धि पूर्व के 40% की तुलना में बढ़कर 70% हो गई। ठीक है, तो ये कुल कितनी परियोजनाएं थी? 12 परियोजनाएं थी जो हमने आपको बताई। ऐसी ही वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।